हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब? तो चलिए, आज जो है हमारा सेकंड क्लास है। और पहले मैं ये बात बोलूंगा कि आप जो है फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लो यार, बाद में जो है आप वॉच करो, क्योंकि आप बाद में भूल जाओगे। अगर भूल जाओगे तो जो है आप फिर छूट जाओगे, मिस हो जाओगे। ठीक है? और आपसे जो है एक कंसेप्ट, ये चैनल पे कंटेंट मिस हो जाएगा। ठीक है? और ये जो कंटेंट जो है और ये चैनल जो है, आपको एक प्लानिंग इंजीनियर बनाने के लिए, या आप अगर साइड इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, या कहीं जॉब नहीं कर रहे हो अभी, आप उसको आपको उसमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोई बहुत मतलब हेल्पफुल होगा। तो इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब कर लो। ठीक है? और आज जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मेरा जो सेकंड क्लास था, ये आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक क्लास जो है डेफिनेटली आपको प्रेमाविरा पे होगा। ठीक है? तो आज जो मैं प्रेमाविरा का इंटरफेस के बारे में बताऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं प्लानिंग कंसेप्ट को छोड़ दूंगा। इसका आवश्यकता पड़ेगा तो मैं दोनों को साथ साथ में बताऊंगा। ठीक है? पर आज जो मैं बता रहा हूँ इसमें मैं डेफिनेटली प्लानिंग भी बहुत सारा ऐड किया हुआ है। ठीक है? तो मैं सारी चीजें उसके साथ साथ क्लियर करते जाऊंगा। और मेरे में ये नहीं है कि मेरे को, जैसे कोई कोर्स बेचता है आपको 10,000 20,000 का, तो उसमें बोलता है क्या रे भाई, हमको तो इसमें लिमिटेशन है, बाउंडेशन है, इससे ज्यादा हम आपको बता नहीं सकते। बट हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है? मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। पहले हम लोग क्या करते हैं कि गो थ्रू कर लेते हैं, ताकि गो थ्रू करने से क्या होगा कि आप भी समझ जाओगे कि ये चैनल आपके लिए क्यों हेल्पफुल होगा और आपको सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए। ठीक है? तो अभी ये मेरा बिगिनिंग है, हो सकता है मेरा रिकॉर्डिंग में मैं जो बता रहा हूँ इसमें कोई मिस्टेक हो। मिस्टेक मीन्स आई मीन टू से कि मुझे आइडिया नहीं बन रहा हो कि मैं कैसे अ, मुझे कैसे बताना चाहिए, लोगों को कैसा अच्छा लगता है, ये मुझे नहीं पता। तो धीरे-धीरे मैं अपने आप को भी इम्प्रूव करूँगा। तो इसमें कुछ अगर दिखते हैं जैसे हमारे रिकॉर्डिंग में हमारी वॉइस में, तो यार उसको थोड़ा-सा अवॉइड कर देना। ठीक है? आप क्या इसका मोटिव है ये कोर्स का, आप उसी पे ध्यान देना। ठीक है? तो चलो सर, पहले में हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है? ये मेरा चैनल है। ठीक है? ये मेरा चैनल है। और यहाँ पे आज जो है मेरा कंप्लीट प्राइमरी बेसिक्स ट्रेनिंग फॉर इंजीनियर्स है। बट इसमें प्लानिंग भी है, इन्वॉल्व है। ठीक है? मैंने जैसे आपको कमिटमेंट किया हूँ कि मैं दोनों साथ में लेके चलूंगा। तो मैं ऐसा नहीं कह रही मैं ओनली आपको फुल समझा के निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो चलिए देखिए इसमें आपको क्यों इससे जुड़ा रहना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि बिगिनर्स टू एडवांस लेवल मास्टर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल फॉर द जीसीसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जीसीसी को मैंने टारगेट इसलिए कर रहा ना कि मैं यहाँ की देख रहा हूँ कि यहाँ की परिस्थिति जो है ना इंजीनियर्स की कितनी बुरी है, मतलब हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है? इतना जॉब के लिए इतना टफ है ना, 25,000 30,000 बीटेक किया हुआ इंजीनियर्स को कमाने के लिए इतना टफ है मार्केट में। और एक एक कोई बंदा स्किल वाला बंदा कोई काम सीखा हुआ है, अच्छा से कोई टेक्निकल वो काम सीखा हुआ है, तो एक इंजीनियर से ज्यादा वो अर्निंग कर रहा है। ठीक है? तो आप सोचो इंजीनियर्स की क्या वैल्यू है। तो इसलिए मैं ये सोच, और कोई कोई तो इंजीनियर्स ये हैं जो 6 लाख 8 लाख 10 लाख लगाने के बाद उनको जॉब नहीं है, घर बैठे हुए हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला था कि मैं एक एमएनसी कंपनी में भी काम किया हूँ, जीसीसी में। ठीक है? तो मुझे बाहर का भी अच्छा तरह से एक्सपीरियंस रहा है। दोनों जगह में इंडिया के काम और वहाँ की वर्क एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंसेस होती है, मैं वो भी आपको समझाऊंगा। हम आपको टेम्पलेट भी दिखाएंगे, वहाँ की फॉर्मेट भी दिखाएंगे, वहाँ की स्टैंडर्ड के मैं, ऐसा हो सकेगा तो मैं वहाँ की इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप जानना चाहें। हो सकता है कि आप बिगिनर हो तो आपके लिए थोड़ा बोरिंग लगे। ठीक है? एक फिडिक होता है। ठीक है? एक फिडिक जो उनका, जब मैं आपको कॉस्टिंग बताऊंगा उस टाइम उस फिडिक जो होता है एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो जब मैं कॉस्टिंग करूंगा ना तो उस टाइम ऐसा मैं साथ साथ में लेके थोड़ा बहुत चलता रहूंगा, क्योंकि क्या होती है ना, कुछ चीजें फिर छूट जाती है तो छूट जाती है। ठीक है? बट मैं डीप में वहां सिखाऊंगा जब मैं आपको कॉस्टिंग सिखाऊंगा। ठीक है? तो चलिए आज में देखते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। ठीक है? ट्रेनिंग टू बिकम ए, मैं इसको ले लेता हूँ टूल, और ट्रेनिंग टू बिकम ए प्रोफेशनल प्लानिंग इंजीनियर। ठीक है? ये चैनल में आपको ये फायदा मिलेगा। ठीक है? हम लोग प्रैक्टिकल तौर पे प्राइमरी P6 जीसीसी का कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड, जैसे मैं आपको बोला था कि फीडिक भी होता है, आप उसको जाके सर्च कर सकते हो। फीडिक जो है ना एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट आपको, मतलब इनका एक इसको फीडिक के बेस पे जो है ना वहाँ की कॉन्ट्रैक्ट क्लेम, जैसे ईओटी होता है ना, एक्सटेंशन ऑफ टाइम वगैरह, ये सब के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो वो बात की बात है, मैं आपको बाद में इसको बता दूंगा। जैसे मैं बोला था कि मैं बोलता भी जाऊंगा बीच बीच में।
कि आप भी नोट कर लो, अगर मेरे से पहले आप चाहे तो कहीं सर्च भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, ऐसा नहीं कि मेरे लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वीडियो तो वीक में डालूंगा, मेरे पास भी बहुत सारे काम है, तो मेरे पास उतना समय मिलेगा नहीं कि मैं वीडियो डालूं। कभी कभी ये भी हो सकता है कि डिले भी हो जाए, मैं ऐसा कोशिश करूंगा वीक में टू वीडियो डालने के लिए, लेकिन सपोज ऐसा हो जाता है, मिस हो जाता है, तो सॉरी फॉर दैट। ओके, सो ये जो है कौन कौन व्यक्ति जो है, कौन कौन ऑडियंस जो है इसमें जुड़ सकते हैं, तो फ्रेशर भी जुड़ सकते हैं, साइड इंजीनियर्स एंड प्लानिंग जो नए बंदे हैं वो भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे देखते हैं हम लोग। इसमें हमारा जर्नी जो है कहाँ से कहाँ रहेगा आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फंडामेंटल्स मैंने आपको बोला था बताएंगे। ओबीएस तो मैं आज ही क्लियर करूंगा, ठीक है। ये ओबीएस जो होता है ना, आज मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ओबीएस हम आज ही बताने वाले हैं आपको, ठीक है। ओबीएस इसका फुल फॉर्म जो है ना, इस फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर बोलता है, ठीक है। आप इसको ब्रेक डाउन कर लेना, यहाँ पे ऐड कर लेना, मैं भूल गया हूँ ब्रेक डाउन करने के लिए। क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ा टाइम में, ठीक है। ये होता है डब्ल्यूबीएस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ये भी मैं आपको इसका आउटलाइन दे दूंगा, ठीक है। बाद में मैं प्राइमरी पे पहले एक्सेल पे हम लोग काम करेंगे, क्योंकि एक्सेल जो है एक्चुअल जो प्लानिंग होती है हमारी एक्सेल में ही होती है। बाद में हम लोग जो है प्राइमरी पे शिफ्ट करते हैं, उस पे उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपका प्राइमरी नहीं था तो प्लानिंग तो एक्सेल में ही होती थी। हाँ, लेकिन क्या होता है कि कुछ एडवांस फीचर्स जो है मिलती हैं आपको प्राइमरी पे, इसके लिए जो है हम उसमें शिफ्ट करते हैं, ठीक है। और एक्टिविटी में प्लानिंग शेड्यूलिंग हम सीखेंगे, एक क्लास में तो नहीं हो पाएगा लेकिन सीखेंगे, ठीक है। रिसोर्स एंड कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, रिसोर्स को कैसे एलोकेट किया जाता है, कॉस्ट को कैसे एलोकेट किया जाता है, ये सारी चीजें हम बताएंगे, ठीक है। ईवीएम क्या होता है, ट्रैकिंग ईवीएम एंड रिपोर्टिंग। ईवीएम देखिए, ईवीएम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है ना, क्योंकि ये सब टेक्निकल वर्ड होता है ना, ये बहुत काम की चीज होती है, अभी अभी नहीं बताएंगे तो भूल जाएंगे बाद में हम लोग, ठीक है। मैं हमारे हैंडराइटिंग पर आप लोग ध्यान नहीं देना, क्योंकि भाई मेरे पास कीपैड नहीं है, मैं माउस जैसा करके टाइप करता हूँ, ठीक है सर। तो ईवीएम क्या होता है ना, इसको ईवीएम को बोलता है अर्न, अर्न वैल्यू मैनेजमेंट, ठीक है। अर्न वैल्यू मैनेजमेंट होता है, ठीक है। अभी आप इसको थोड़ा सीक्वेंस कर लेना, जैसे मैंने ए लिखा है ना कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फंडामेंटल्स, वैसा ही अर्न वैल्यू मैनेजमेंट, थोड़ा सीधा इसको आप नोट पे कम करना ना, साथ साथ में मेरे साथ साथ में आप नोट भी बनाते जाना, ठीक है ना। आप नोट बनाते जाओगे ना, क्योंकि मैं भी जब स्टडी कर रहा था ना तो मैं साथ साथ में नोट बनाता था हर चीज का, क्योंकि नोट बना रहता है ना, तो एक तो फर्स्ट ये होता है ना कि जब नोट बनाते हो ना कि तो आपका माइंड और हैंड दोनों साथ में चलता है, ठीक है। तो अगर कभी माइंड फेल करता है ना, तो आपका हैंड आपको रिकॉल मतलब कराने का प्रयास करता है, अगर आपका हैंड कभी काम नहीं करता तो आपको माइंड जो है आपको रिमाइंड कराने का प्रयास करता है रिकॉल करने के लिए। तो इसके लिए ये साथ साथ में नोट बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन सुन लिया, आप ऑनलाइन सुनोगे ना और देखोगे ना भूल जाओगे, ठीक है। तो याद रहेगा रहेगा, माइंड कभी फेल किया याद नहीं आ रहा है तो आप कर नहीं पाओगे, तो इसलिए साथ साथ में ना नोट बनाओ, ठीक है। ये मेरा एडवाइस है पर्सनली आपके लिए, ठीक है। क्योंकि टाइम का बहुत वैल्यू है, ठीक है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, समय जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप समय मिस कर दोगे ना तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखो कि एक ही टाइम में सोचो कि मैं दोनों कर लेता हूँ, ठीक है। डेफिनेटली हो सकता है बहुत ऐसे व्यक्ति होंगे जो हमसे सीनियर होंगे, उनको मेरे से बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, तो मैं उनको भी ये उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आपका भी अगर कुछ एडवाइस कुछ सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और तो ठीक है, हाँ चलिए। तो ये हो गया अर्न वैल्यू, देखिए टॉपिक छूट जाएगा। अर्न वैल्यू मैनेजमेंट, अर्न वैल्यू होता क्या है, ठीक है। तो हम क्या इनका फॉर्मूला क्या होता है, नोट कर लेना फॉर्मूला, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ नोट कर लेना आप, अर्न वैल्यू मैनेजमेंट। ईवीएम होता क्या है, मैं आपको चीज, ईवीएम अर्न वैल्यू हो गया, तो यहाँ आप लिखो ईवीएम इक्वल
ईवीएम अर्न वैल्यू क्या होता है? वर्क कंप्लीट इनटू बीएससी। बीएससी बीएससी क्या है? बीएससी को हम किससे डोनेट करते हैं? किसी को पता है क्या? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सर हम बीएससी को करते हैं बजट कॉस्ट। बजट एट कॉस्ट जो है बीएससी को डिनोट करते हैं, बजट एट कॉस्ट को हम डिनोट करते हैं बीएससी से, ठीक है। तो ईवीएम इक्वल वर्क कंप्लीट इनटू बीएससी बजट एट कॉस्ट। वर्क कंप्लीट का एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे तो एग्जांपल हम आपको देते हैं, एग्जांपल बताते हैं, आप भी याद रखना एक नॉर्मल लाइफ में कैसे इसका यूज किया जाता है। जैसे मान लो ये रूम एक 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 बिल्डिंग एक प्लॉट है, ठीक है। इसमें जो है मैं रफली बताता हूँ आपको, ठीक है। टेढ़ा बड़ा हो जाता है तो ध्यान नहीं देना कि मैं बोला था, कोई अगर नया बंदा तो उसको ही बताना कि मैं माउस से लिखता हूँ तो नहीं हो पाता है। जैसे यहाँ पे मान लो 10 रूम है, ठीक है। इसमें रूम 10 है, ठीक है। हालांकि इसमें 12 हो जा रहा है लेकिन आप 12 मत ले लो, 10 मानो, ठीक है। 10 रूम है, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ। 10 रूम को 10 रूम है, इसको हमको पेंट करवाना है, पेंट करवाना है, ठीक है। हमने इसको दे दिया 10 रूम को पेंट करवाने के लिए, हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कितना में? 1 लाख में, 1 लाख, ठीक है। इसमें 3 रूम कंप्लीट हुआ, 3 रूम कंप्लीट हुआ, यानी 30% वर्क कंप्लीट हुआ, करेक्ट है ना? 10 रूम कंप्लीट होना था और जिसमें परसेंटेज वर्क कंप्लीट ऐसा डाल दो। अगर मान के चलो कि मैंने 10 रूम दिया जिसमें 3 रूम कंप्लीट हुआ और उसको टोटल कॉस्ट हमको देना था 1 लाख, तो हमारा अर्न वैल्यू कितना होगा इसके अगेंस्ट में? से बजट एट कॉस्ट कितना है? 1 लाख है, ठीक है। रूम कितना था? 10, कंप्लीट कितना हुआ? 3, 3 हुआ तो मतलब 3 कंप्लीट हुआ, 30% कंप्लीट हुआ। तो इसका फॉर्मूला कैसे लगेगा देखो, ईवीएम इक्वल ईवीएम इक्वल, ये देखो ये जो है ना एक्चुअल प्लानिंग का कंसेप्ट है, कोई आपको बताएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, नहीं बताएगा, आपको दिखा देगा कि भाई ईवीएम होता है, आपका पीवी होता है, ये सब आपको बता देगा, ठीक है। लेकिन ये आपको नहीं बताएगा, ठीक है। तो 30% आपने कंप्लीट किया तो 30% इंटू बीएससी, ठीक है। तो ठीक, आप सीधा से कर लो ना सर, 30% इंटू कॉस्ट कितना था? 1 लाख। थोड़ा लिखने में थोड़ा मुझे दिक्कत हो रही है, यही प्रॉब्लम है। तो मैं करूंगा बाद में कुछ इसके लिए, बट अभी सिंस ये हमारा जो है अभी तो इनिशियल है, अगर मैं चाहता हूँ, मेरा मेरा मोटो ये नहीं है कि मुझे अर्निंग करना है, मैं भगवान की कृपा से अच्छा हूँ, अच्छा जॉब करता हूँ, अच्छा अर्निंग करता हूँ, बट मैं यही चाहता हूँ मेरे पास कुछ नॉलेज है तो मैं दूसरों को भी शेयर करूँ, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो स्टडी किया और उनको 3-4 साल हो गया, 2-3 साल हो गया, गैप हो गया ड्यू टू वो कुछ गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में लग गए, कुछ हो गया, तो इसके लिए उनको फिर जॉब नहीं मिल रहा है। अभी उनको आज का न्यू टेक्नोलॉजी, आजकल इंजीनियरिंग में क्या स्किल की आवश्यकता है वो उनके पास नहीं है, और उनके पास अभी बजट भी नहीं है कि भाई वो फिर दोबारा कुछ कोर्स ले पाए, पढ़ पाए कहीं। तो इसके लिए मेरा मेरा ये सोचना है कि मैं फ्री में अगर हो सके तो मैं कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकूं, तो मैं
कर दो, वही मेरा सोच है। तो इसी मोटिव के साथ मैं इस चैनल को मैंने ओपन किया और मैं इसपे कोशिश करूँगा कि वीक में 2 वीडियो डालूँ। चलिए ठीक है, तो 30% हो गया ना, तो 30 आप जोड़ लो अब। इससे आपका कैलकुलेशन करो, बेसिक मैथ है, इसमें कोई इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है? तो 30% इंटू 1 लाख इक्वल कितना हो जाएगा आपको? 30,000 हो जाएगा। 30,000 जो है ना ईवीएम है, अन वैल्यू ईवी बोल देगा उसको, ईवी है 30। फॉर्मूला याद रखना, ईवीएम इक्वल परसेंट वर्क कंप्लीटेड इनटू बीएससी, बजटेड कॉस्ट। बजटेड कॉस्ट को बीएससी से डिवाइड करते हैं। तो ये आप जो है ना नोट बना के रखना, ठीक है? तो ये जो है ना ईवीएम का बारे में बताया आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखते हैं, राइट? तो लेट्स सी दिस स्लाइड। अभी हम लोग ये देखो, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था, मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फंडामेंटल भी हम आपको बताए थे, ठीक है? और प्रोजेक्ट का फेज भी बताए थे हम, 5 फेज हमने उसमें लिया था। आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो देख लेना, अगर कोई इस वीडियो को देखो, फर्स्ट वीडियो देखो। तो 5 फेज आपको पता है क्या था? इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, M&C इसको डिनोट कर रहा है। उसके बाद था आपको प्रोजेक्ट का क्लोजिंग, पीसी। तो इसका हम सब चीज बता चुके हैं आपको वहां पे, ठीक है? तो दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे, जस्ट सबको रिमाइंड करवा रहे हैं, ठीक है? तो याद रखो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फंडामेंटल क्या क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या क्या है इसमें? ये जो आप, मैं ये भी आपको बताया था उसमें, स्कोप टाइम कॉस्ट जो है ना, इसको हम टेक्निकली ना प्रोजेक्ट ट्रिपल कंस्ट्रेंट बोलते हैं, ठीक है? प्रोजेक्ट में आप जब जाओगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन जब आप पढ़ोगे, उसमें जो है आप इसको टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं? ट्रिपल कंस्ट्रेंट, ठीक है? कंस्ट्रेंट और भी होती हैं, ठीक है? रिस्क भी इसमें आता है, ठीक है? लेकिन हम इसमें मेन जो है ना, तो ट्रिपल कंस्ट्रेंट जो बोलता है ना, वो क्या होता है? स्कोप, टाइम, कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि तीनों में से कोई भी अगर एक में भी डिफरेंसेस आता है ना, पूरे प्रोजेक्ट का साइकिल हिल जाएगा, ठीक है? पूरा डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब मतलब स्कोप ज्यादा बढ़ गया, सपोज मान के चलो, अगर किसी प्रोजेक्ट में स्कोप ज्यादा बढ़ गया, स्कोप ज्यादा बढ़ गया तो टाइम लगेगा, टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा, उसमें ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा। स्कोप इंक्रीज हुआ, कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, होगा ना? तो इसके लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रिपल कंस्ट्रेंट बोलता है, नोट कर लेना, ठीक है? मैं इसको बोला था ना कि आपको प्लानिंग इंजीनियर के लिए ना, मैं आपको प्लानिंग है, सिविल का भी मैं आपको प्रोजेक्ट का रियल एग्जीक्यूशन भी समझाऊंगा, उसका भी इंटरव्यू भी आपको लेके आऊंगा। टाइम लगेगा, मैं धीरे धीरे लेके आऊंगा। चैनल पे एक ही बार इतना वीडियो डालूंगा, उसका टाइम ही नहीं है, और चैनल इसलिए हमको अलाउ भी नहीं करेगा, ठीक है? ऐसा ही बैठ जाएगा चैनल पे। तो मैं धीरे धीरे सारी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है? आपको कहीं इंटरव्यू वगैरह का, इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए नहीं जाना है, किसी चीज के लिए नहीं जाना है, अगर मेरे पास टाइम मिला, जैसे आपको बोला था कि सॉफ्टवेयर में सारे सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? और ई टैब्स वगैरह छोड़ के, क्योंकि मुझे ई टैब्स वगैरह इतना ज्यादा पता नहीं है, मैं बेसिक चीजें जानता हूँ, जब मैं BIM किया था, लेकिन मैं उस पर इतना काम किया नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर काम किया नहीं। तो जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है मेनली उसी को उसको जो जो आपका डिजाइनिंग वगैरह में काम कर रहा है, ठीक है? बट आप सिविल इंजीनियर हो या आप इंजीनियर हो, तो डेफिनेटली आपको सीखना ही चाहिए, ठीक है? जानकारी तो बुरी नहीं होती है, ठीक है? नॉलेज आपको वैल्यू ऐड करता है, इस चीज को याद याद रखना आपको।
ठीक है। तो चलिए, तो देखिए इसमें क्या है ना, स्कोप आ गया बबुआ, स्कोप, टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्कोप स्थिरता में रहना चाहिए, सही टाइम में प्रोजेक्ट खत्म होना चाहिए। ठीक है, स्कोप कभी क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि स्कोप एक ही रहता है, कभी कभी ना स्कोप बढ़ता है। ठीक है, स्कोप इंक्रीज भी होता है, डी स्कोप भी होता है। क्यों? सपोज मान लो, जस्ट मैं आपको सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हमारे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो डिप्लोमा वगैरह पढ़े हैं, उनको ज्यादा से पता नहीं है कि भाई स्कोप वगैरह होता क्या है। ठीक है, स्कोप मतलब ये होता है कि प्रोजेक्ट का टोटल, प्रोजेक्ट में टोटल क्या क्या काम होना है, क्या क्या चीजें होना है, कितना एरिया है, क्या डिजाइन है, उसमें कितना मटेरियल लगेगा, ये सब चीज कितना एरिया में फैला हुआ है। स्कोप का मतलब ये बोलता है, जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है क्या उसमें, जैसे आप क्या कहीं मान लो कहीं कोई कैंसर केयर हॉस्पिटल बन रहा है और बीच कहीं बीच खेत में बन रहा है। ठीक है, और वहाँ खेत में जहाँ बन रहा है, क्योंकि उसके लिए तो प्लेस चाहिए ज्यादा, वहां फिर तो वो जहाँ बिल्डिंग बन रहा है, तो हमारे इंफ्रा रोड से तो हमको और भी रोड जोड़ना पड़ेगा, सर्विस रोड बनाना पड़ेगा, रोड को जोड़ना पड़ेगा ना, तभी बंदा वहां पे आएगा। जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ये रोड है। ठीक है, ये रोड है, रोड इधर जा रही है, अभी यहाँ पे बिल्डिंग बन रहा है। तो सर यहाँ पे बिल्डिंग बन रहा है तो फिर यहाँ से आने के लिए तो यहाँ रोड हमको बनाना पड़ेगा ना, यहाँ से घूम के ऐसा आए, यहाँ से कनेक्ट होकर यहाँ रोड आए, फिर यहाँ से यहाँ हमको जोड़ना पड़ेगा, ये होता है। ठीक है, तो उसमें एस्कोप का मतलब यही होता है कि एक बिल्डिंग बन रहा है, कोई भी मैं बिल्डिंग का बार नाम इसलिए लेता हूँ ना कि मोस्टली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना बिल्डिंग एंड फैक्ट्री में रहा। ठीक है, मैं बिल्डिंग में काम करता हूँ, फिर मैं अभी रोड एंड हाईवे में भी मैं काम कर रहा हूँ। तो ओ, और आप भी कर सकते हो यार, अगर आप इंजीनियर हो तो डेफिनेटली आप किसी भी सेक्टर में काम कर सकते हो, सबको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है। वो थोड़ा सा तो डिफिकल्टी होती है कि चीजें आप उसको और समझने के लिए स्टार्टिंग में, मतलब आपको बहुत चीजें तो सब सेम ही रहती है। ठीक है, मैं जब रोड एंड हाईवे में गया था तो आपको देखो, आप नॉर्मल जानते हो गटर क्या होता है, ठीक है, उसमें पीएससी गटर क्या होता है, सब चीजें आप नहीं भी जानते हो सीख भी जाओगे। ठीक है, तो ठीक है, मैं देखो मैं इधर उधर चला जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं जो भी चीजें इसके रिलेटेड है मैं समझा ही दूं बता ही दूं, तो इसके लिए मैं वहां बोलते जाता हूँ। ठीक है, तो चलो तो देखो, तो ये हो गया, स्कोप हो गया। तभी देखिए मान लो बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ बिल्डिंग बन रही है, फिर बिल्डिंग के वजह से मैं आपको बोला था कि रोड का चर्चा किया था कि आपको यहाँ से रोड का कनेक्टिविटी भी चाहिए। फिर इसमें हो सकता है कि आपको कार पार्क चाहिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे वो कार पार्क भी पास में बन रहा है, ये भी एक स्कोप है। फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि सब स्टेशन भी चाहिए। ठीक है, सब स्टेशन, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिसिटी के वगैरह के लिए चाहिए ना, उसमें सब स्टेशन कितना है। ठीक है, उसमें ट्रांसफार्मर वगैरह कौन कौन सा केवी का लग रहा है, क्या क्या, तो उसका भी डिटेल वो भी ए स्कोप हो जाता है। फिर आपको जो है यहाँ पे चिल्लर प्लांट चाहिए। ठीक है, चिल्लर प्लांट, चिल्लर प्लांट क्या होता है, पता है आप लोग को चिल्लर प्लांट क्या होता है? किनको किनको पता है? सर चिलर प्लांट ये होता है, जो एसी का, जो एसी का कनेक्टिविटी होता है ना, वो चिलर प्लांट, और चिलर प्लांट इसलिए हम लोग बैठाते हैं कि बड़ी बड़ी जो कमर्शियल बिल्डिंग है ना, तो उसमें जो एसी जो होता है ना, एयर कंडीशनर जो हम बोलते हैं ना उसको, तो उसमें क्या आता है ना, तो सभी रूम में आपको कूलिंग देने के लिए चिलर प्लांट तो चाहिए। ठीक है, चिल्लर प्लांट बैठता है, फिर वहां डक्ट के माध्यम, वो सब जब बीआईएम पढ़ाएंगे उस टाइम आपको बता देंगे। बीआईएम मतलब हमको से मैं प्राइवेट जब बताऊंगा, तो अगर ऐसा मौका आया तो अभी पता नहीं, इसमें इसमें हमको सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, लेकिन अगर सपोर्ट मिला तो मैं सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप कोई भी हो ना तो आप बन जाओगे, बस आपको अंदर इतना कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं काम किया हूँ ऐसा, सारी चीजें मैं सारे जगह में रहा हूँ, बाहर भी जीसीसी में भी काम किया, तो मुझे अनुभव है। ठीक है, तो वो चिल्लर, चिल्लर प्लांट भी रहता है। फिर उसके बाद सब स्टेशन हो गया, मैं आपको बोला था सब स्टेशन हो गया, चिल्लर प्लांट हो गया। फिर होता है ना, एक होता है ना आपको, रोड भी हो गया। ठीक है, ये आपका कार पार्क हो गया। ठीक है, यहाँ गार्ड हाउस भी एक गार्ड हाउस भी बनता है। ठीक है, यहाँ पास में गार्ड हाउस रहेगा, गार्ड हाउस, यहाँ पे हमारे गार्ड रहते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ हॉस्पिटल में जाएगा तो यहाँ एक, यहाँ पे एक वेरिफिकेशन लगा रहेगा, ये बंदा यहाँ पे रहेगा, यहाँ से देखता रहेगा। ठीक है, तो गार्ड हाउस भी, ये भी एक स्कोप हो जाता है।
फिर इसको एसटीपी बनता है। एसटीपी क्या होता है आपको मालूम क्या? एसटीपी क्या होता है, किन किन को पता है? एसटीपी होता है, एसटीपी। एसटीपी क्या है, किन किन को पता है एसटीपी? देखिए, मैं मेरे साथ जब आप रहोगे तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा वीडियो बड़ा होगा, क्योंकि मैं सारी कंसेप्ट को ना साथ साथ में क्लियर करते जाता हूँ, तो इसलिए कहीं ना कहीं वीडियो बड़ा हो जाता है। ठीक है, एसटीपी क्या होता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट, ये भी जाता है। देखो, कोई बोलेगा ओनली एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो बिल्डिंग नहीं है, इसके साथ और देखो एक क्या क्या स्कोप है इसमें, और भी ये रहता है। ऐसा नहीं है, कुछ में क्या होता है ना, कुछ में कुछ कुछ जैसे जो हमारी ईपीएस इसका ईपीसी के बारे में बात किया था, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंपनी के बारे में, तो उसमें क्या होता है ना कि सब हमारा ही डिजाइन रहता है, सब हमारे स्कोप में रहता है। कुछ में क्या होता है ना, स्कोप नहीं रहता है, जैसे क्या कार पार्क नहीं रहेगा, वो बोलेगा नहीं, वो जो क्लाइंट है वो किसी दूसरे थर्ड पार्टी को देके या उसको दे दिया है वो काम, तो ये हमारे स्कोप में नहीं रहेगा। तो हमारे स्कोप में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। कभी स्कोप हमारा इंक्रीज भी हो जाएगा। इंक्रीज कैसे होगा और डिक्रीज कैसे होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे कार पार्क, यहाँ पे सब स्टेशन की मैं बात करूँ, सब स्टेशन यहाँ पे एक था, बाद में क्या बोला, हमारे क्लाइंट ने बोला कि नहीं सर, सब स्टेशन आप दो डालो, क्यों ना, लोड ज्यादा पड़ने वाली है। ये जो है उनका हॉस्पिटल है, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है, मेडिकली तो मुझे टर्म मुझे नहीं मालूम है, मेडिकली क्या बोलते हैं हम उसको, क्या मेडिकल टर्म में क्या है, लेकिन उसमें होता है ना कि इसमें सर पावर कंज्यूम ज्यादा होगा, तो सर सबस्टेशन दो चाहिए, तो हमारा स्कोप इंक्रीज हो गया। तभी क्या होगा कि वो हमारे स्कोप में दिया रहेगा, बोलेगा कार पार्क आपको बनाना है, हमारे कंट्रैक्ट में रहेगा। बाद में हमारे कंट्रैक्ट में रहेगा, बाद में वो बोलेगा कि कुछ टाइम बाद बोलेगा नहीं सर, आप एक काम करो, आप ना इसको अपने स्कोप से हटा दो, कार पार्क ना हम इसको किसी और आदमी को दे रहे हैं, किसी और कंट्रैक्टर को, एबीसी को हम दे रहे हैं। अब तो हमारा क्या होगा, जो हमारा स्कोप रहेगा इसमें ये निकल जाएगा। तो जब स्कोप कम होगा, टाइम भी कम लगेगा, कॉस्ट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी जो है ना, हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, तो जो सब जो है ना इक्वली चलना चाहिए, तभी वही, अगर सब चीज सही चल रहा है तभी आप प्लानिंग इंजीनियर हो, प्लानिंग मैनेजर हो, प्लानर हो। प्लानर तो मतलब जो अच्छा से कंट्रोल कर पा रहे हो आप प्रोजेक्ट को। ठीक है, अगर ये नहीं है तो मुश्किल है। ठीक है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का मैं आपको बात कल बता दिया था, जस्ट रिमाइंडर के लिए, अभी भी आपको बोला था ये बात। ठीक है, स्टेक होल्डर, अच्छा, अभी क्वेश्चन आता है ना कि स्टेक होल्डर्स, बहुत बार आपने सुना होगा, किसी को पता है कि स्टेक होल्डर्स क्या होता है? स्टेक होल्डर्स क्या होता है, किसी को पता है क्या? सर, स्टेक होल्डर्स प्रोजेक्ट है कि प्रोजेक्ट में जितने बंदे पार्टिसिपेट हैं वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। प्रोजेक्ट में जितने बंदे पार्टिसिपेट हैं वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर में आप कंट्रैक्टर भी होगा, क्लाइंट भी होगा, उनका बंदा वो कंसल्टेंट भी होगा, सब कंट्रैक्टर भी होगा, एससी बोलते हैं, फ्रीलांस कर रहा है। ठीक है, स्टेक होल्डर, हमारे जो कंपनी है उसमें, उस प्रोजेक्ट में कितने स्टेक होल्डर हैं, उस प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के पहले उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अभी हम आएंगे तो ओबीएस वगैरह बनाएंगे, उसमें चीज आपको बताएंगे, ठीक है, चीजें हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो उसमें हम उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिफाइन कर देते हैं। तो अभी जो है हमारा तो इसी का चल रहा है, बोलेंगे अरे आप तो प्लानिंग ही पढ़ा रहे हैं सर, ओनली प्रोजेक्ट इसमें कब जाएंगे? देखो, फिर आप प्लानिंग आपको अच्छा से पता है ना, तो प्राइमरी वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्राइमरी वगैरह तो आपको ऐसा ही बहुत सारे कोर्स मिल रहे हैं, 2005 साल में सब हम पूरा आउटलाइन बता देते हैं कैसे काम करना है, कुछ बताते नहीं है। ठीक है, मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अपना अपना सबका अम, है, अपना अपना सब क्या बोलते हैं उसको, बिजनेस है कि कैसे किसको करना, तो मैं किसी को बुराई नहीं करता, मैं बोल रहा हूँ एक बार। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है,
ओबीएस ओबीएस में अभी आपको प्रीमियरा में अभी ओपन करूंगा एक concept, मतलब इसको 50 बंद करके फिर आपको ओबीएस सिखाऊंगा, उसके बाद फिर जो है मेरा इसका क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओबीएस क्या होता है नोट कर लेना। मैं कल आपको बता दिया था चीज, ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको बोला था कि ओबीएस में क्या होता है ना, एक हिरार्की बनाते हैं, तो हिरार्की आपको बताऊंगा, अभी मैं नीचे एक बना के रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पढ़ लो की कंसेप्ट क्या है। इंटरप्राइज कंपनी है, एक कंपनी है, उसमें एक हायरार्की बनता है। हमारे प्रोजेक्ट में ना ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी बोलते हैं हम लोग, ओसी भी बोलता है। ठीक है, ये जब मैं आपको और भी अंदर जाऊंगा क्लास में तो आपको बताऊंगा कि ओसी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी सीखना। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैसे बनाते हैं एक्सेल में, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और मेरे पास समय मिला, हाँ सब कुछ ठीक रहा तो मैं एमएस ऑफिस भी सिखाऊंगा आपको। एमएस ऑफिस भी मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। ठीक है, पहले टेक्निकल चीज पहले हम लोग क्लियर करते हैं, बाद में वो सब कर लेंगे। ठीक है, इंटरप्राइज कंपनी और उसके अंदर जो काम करने वाले जो मेंबर हैं, उसके लिए हम लोग बनाते हैं ओबीएस। ठीक है, और फिर उसको ओबीएस बनाने के बाद हम उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन कर देते हैं कि कौन बंदा, जैसे मान लो मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो चलो। हम्म, हाँ, ये आप देख लो, आप पढ़ लो, मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। एक नीचे वाले स्लाइड में ये देख लो, प्रैक्टिकल ओबीएस सेटअप इन प्राइमरी पेज 6, टॉप लेवल, नेक्स्ट लेवल, प्रोजेक्ट, विजुअलाइजेशन। ठीक है, विजुअलाइजेशन में मैं आपको जब ओबीएस अभी दिखाऊंगा ना प्राइमरी में, तो उसमें बताऊंगा कि चार्ट क्या होता है और टेबल में कैसे दिखता है और चार्ट में कैसे दिखता है। ठीक है, तो चीजें आपको मैं इसलिए वही बता रहा हूँ कि पहले यार आप ना पहले एक्सेल पे ये सब चीज करके सीख लो। ठीक है, और सीख लोगे ना तो आप देखिए प्राइमरी में तो बहुत इजी है, प्राइमरी में तो ओबीएस आपको बनाना नहीं है। वो ऐसा मतलब आप जैसे उस मान ली एंट्री करते जाना, ऑटोमेटिक ओबीएस बना देता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। हम्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी बनाया था इसको। ठीक है, और देखिए ओबीएस, देखिए अब ये क्या होता है ना, एक कंपनी टू कंपनी, यानी आई एम नॉट टू से दैट कंपनी टू कंपनी, आई मीन टू से दैट प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। ठीक है, कंपनी टू कंपनी भी करेगा, सबका अपना अपना आइडिया होता है कि भाई वो कैसे रहे। देखिए कुछ कंपनी में ना पीएम रखते हैं, कुछ में ना पीडी रखते हैं, और कुछ कंपनी में पीएम पीडी दोनों रखते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर और आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टर। तो अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो वहां पे पीडी को अलॉट करते हैं, मतलब एलोकेट कर देते हैं, और जहाँ पे प्रोजेक्ट छोटा है वहां पर पीएम को एलोकेट करते हैं। ठीक है, पीडी रहता है, अगर मान लो पीएम सर का एक्सपीरियंस 20 ईयर्स है ना, तो पीडी सर का एक्सपीरियंस 25 रहेगा। या तो एक्सपीरियंस रहेगा, या तो पीडी सर का एक्सपीरियंस अगर 15 साल है ना, तो पीएम सर बीटेक हैं, तो पीडी सर एमटेक रहेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि पीएम से तो हाई क्वालिफाइड रहते हैं पीडी। तो इसके लिए जहाँ बड़ा प्रोजेक्ट रहता है ना, वहां पे पीडी सर को भेजा जाता है। ठीक है, भाई हमारे प्रोजेक्ट में तो पीडी सर भी रहे हैं, पीएम भी रहे हैं, पीडी सर भी रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पे पीएम सर हो गया। ठीक है, ये जो है ना, इसी को हम लोग ओसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओसी, ओसी यहाँ के लिए नहीं बोलते हैं, यहाँ के लिए जो प्राइमरी का जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो जो एक टेक्निकल वर्ड है, इसको हम बोलते हैं ओबीएस, ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ठीक है, बट ये जो ओसी है ना, ओसी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बोलते हैं। ठीक है, ओसी है। तो ऐसा, ये जो चीज ना आपको बताएंगे, चीज आएगा कि ओसी क्या है और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्यों बनाते हैं, कहाँ भेजते हैं, उसका मतलब क्या होता है, ये तो हमारा प्राइमरी में हो जाता है। ठीक है, ये हम कंसल्टेंट को सबमिट करते हैं, या हमारे हमारे इंटरनल टीम के लिए रहता है, हम इसमें रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं। ठीक है, अब देखो ओबीएस हम बना लेंगे हमारे प्राइमरी में, तो जो हमारी प्राइमरी की जो हम एक्टिविटी जो उसमें ऐड करते हैं, उसको हम उसमें इसमें करते हैं, लिंक करते हैं। जैसे पीएम सर का क्या क्या असाइनमेंट, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसको असाइन कर देते हैं, सीएम सर का क्या है इसके लिए। सभी कंपनी में ऐसा नहीं होता है, बट कुछ कुछ कंपनी में, मतलब आई मीन टू से
सभी लोग तो आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग में नहीं करते हैं। एक मिनट थोड़ा रुकिए, हमको कोई बुला रहा है यार। सॉरी यार, हमको और भी सो कोई कोई आता रहता है बुलाने के लिए, तो मुझे जब टाइम मिलता है तो इसकी चीज़ मैं कर लेता हूँ। तो देखिए, ये पीएम सर है, ठीक है, पीडी सर है, मैं आपको बोला था। अभी क्या है ना, अभी पीएम सर के अंडर में ये लोग आएगा, पीएम या पीडी जो भी है मान लो, तो इनके अंडर में जो है ये लोग आएगा, इनके अंडर में आता है ये, मतलब अब इसको ओबीएस बोलते हैं, कैसे मतलब इसमें सीएम हो गया, सीएम मतलब कंस्ट्रक्शन मैनेजर। फिर सीएम सर के अंडर में, पीएम सर के अंडर में कौन कौन आएगा? कंस्ट्रक्शन मैनेजर जो है मोस्टली जो है साइट का एक्टिविटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ज्यादा रहता है, ऑफिस वर्क उनको कम रहता है, ठीक है। तो साइड में क्या एक्टिविटी चल रही है, क्या सेफ्टी चाहिए, क्या वहाँ की रिसोर्सेज की क्या कमी हो रही है, और भी वर्क में कहाँ कहाँ हिंड्रेंस आ रहा है, ये सब चीज ना मोस्टली वो साइट के देखते हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, ठीक है। तो इनके अंडर में कौन आता है? साइड इंजीनियर। अब इसमें कितना भी, अब इस साइड इंजीनियर, अब देखो, अब यहाँ पे तो आप ऐसा लिख दोगे, फिर ना कुछ कुछ में क्या होता है ना कि नाम भी लिखते हैं, साइड इंजीनियर में से नाम लिखेंगे, जैसे ए हमारे ए इंजीनियर साहब हो गए, ए ए इंजीनियर साहब हो गए, बी ए इंजीनियर साहब हो गए, सी ए इंजीनियर साहब हो गए, डी। अच्छा ऐसा हो गया, फिर इसके बाद में ये भी हो सकता है कि हम इसमें लिखते हैं फोरमैन है, फोरमैन, फोरमैन तो लिखते हैं, ठीक है, सार्जेंट लिखते हैं, सार्जेंट लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है किसी किसी प्रोजेक्ट में, ये जो सेफ्टी मैनेजर है ना, सेफ्टी मैनेजर जो है ना, ये इनके ही अंडर में आ जाता है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मैनेजर के अंडर में जो है सेफ्टी मैनेजर आ जाता है। किसी किसी प्रोजेक्ट में सेफ्टी मैनेजर रखते ही नहीं है, सेफ्टी इंजीनियर रखते हैं। मैनेजर कहाँ रखते हैं? जहाँ पे प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो, ठीक है। तो अगर मैनेजर रैंक का जो बंदा है, देखिए यहाँ पे हमने सभी मैनेजर लिखा रहेगा, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, सिविल का कंस्ट्रक्शन मैनेजर, एमईपी, प्लानिंग मैनेजर, अकाउंट मैनेजर, सेफ्टी मैनेजर। तो जो मैनेजर रैंक के जो लोग हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीएम के अंडर में आएंगे, और जो इंजीनियर लेवल के जो लोग हैं, तो वो सेफ्टी अगर इंजीनियर है तो आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजर का अंडर में जो है ओबीएस में डाल देते हैं, ठीक है, या उसमें ओसी में डालते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में, ठीक है। ए एमईपी, सीएम एमईपी, कुछ एसीएम एमईपी वो बोलते हैं, कुछ एमईपी प्रोजेक्ट मैनेजर बोलते हैं, कुछ एमईपी हेड बोलते हैं, ठीक है। तो उनको प्रोजेक्ट का अनुसार डिजिग्नेशन डिसाइड किया जाता है, और उसके अनुसार उनका दिया जाता है। तो इसमें अगर मान लो कि एमईपी मैनेजर है, तो एमईपी मैनेजर के अंडर में फिर आपको इनका एमईपी का प्लानिंग इंजीनियर आ जाते हैं, एमईपी पीएल हम डाल रहे हैं, एमईपी पीएल आ जाते हैं। फिर इनका जो है मैकेनिकल मैकेनिकल इंजीनियर आ जाते हैं, एमई मैकेनिकल इंजीनियर, पी पीई प्लम्बिंग इंजीनियर, ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अब फिर इसके अंडर में जो है और सारे जो है नीचे 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 लोग जो निकाले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें और फोरमैन वगैरह भी ऐड होता है। फिर यहाँ पे होता है प्लानिंग मैनेजर। तो प्लानिंग मैनेजर क्या होता है ना कि प्लानिंग मैनेजर में कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि एमईपी पीएल मतलब एमईपी प्लानिंग इंजीनियर। तो कभी कभी क्या होता है ना कि अब इनको यहाँ पे न डाल के यहाँ पे डालते हैं, प्लानिंग मैनेजर के अंडर में डाल देते हैं कि भाई पीएल एमईपी, पीएल का एमईपी भी, आई मीन सॉरी, मतलब एमईपी पीएल भी, पीएल एमईपी भी आपको इनके अंडर में रहेगा, पीपीएल का पीएल भी रहेगा इनके अंडर में। कभी कभी क्या होता है एमईपी का पीएल होता नहीं है, एमईपी का प्लानिंग इंजीनियर नहीं रहेगा, सिविल का ही रहता है। अगर अच्छा अनुभवी व्यक्ति है, उनको पता है सभी चीजें, तो कर लेता है। हालांकि बड़े प्रोजेक्ट में ऐसा थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आता है। मैंने एमएनसी कंपनी में काम किया, हमारे कंपनी में तो मतलब प्लानिंग आपका मैनेजर एक रहेगा जो जो आपका सिविल बैकग्राउंड का रहेगा, लेकिन प्लानिंग इंजीनियर इंजीनियर जो है दो रहते हैं, सिविल का अलग, एमईपी का अलग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कौन आता है, प्लानिंग मैनेजर के अंडर में कौन आता है?
प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट इंजीनियर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आ जाता है यूएस। यूएस कौन है? यूएस कौन है? यूएस का मतलब क्या होता है क्योंकि तुमको पता है, मैं कल भी बताया था वीडियो में, आपको पता भी होगा। यूएस होता है क्वांटिटी सर्वे। क्वांटिटी सर्वे, ठीक है। तो ये जो है इनके अंडर में आता है, ठीक है। उसके बाद आता है अकाउंट्स मैनेजर। अकाउंट्स में कौन कौन आता है? अकाउंट्स में कौन कौन बंदा आता है? अकाउंट्स मैनेजर में देखिए कभी कभी क्या होता है, अकाउंट्स मैनेजर रहता है तो मैनेजर ही रहता है, ठीक है। उसका कोई जूनियर रहेगा, वो बोलता है कौन? अकाउंटेंट भी रहता है, असिस्टेंट अकाउंटेंट भी रहता है। असिस्टेंट अकाउंटेंट भी रहता है, ठीक है। उसके बाद कौन आता है? स्टोर कीपर आता है। स्टोर कीपर पता है क्या? उसके बाद कौन आता है? टाइम कीपर आता है। टाइम कीपर, किसी के वर्डिंग अगर नहीं पता है ना तो मुझे बताना है इसका मतलब क्या होता है। किसी को चाहिए कि कोई पूछे कि भाई टाइम कीपर क्या होता है, टाइम कीपर का जिक्र किए हो। टाइम कीपर जो होता है ना गल्फ में रहता है, ठीक है। मतलब गल्फ में जैसे गल्फ में नहीं रहता है, मतलब बाहर की जो कंपनियां है ना वहां के वर्ड जो है टाइम कीपर, मतलब क्या है ना, वर्क मेन पावर मैनेजमेंट के लिए जो है टाइम कीपर रखा जाता है, ओके। तो आप टेक्निकली बोल सकते हो कि वो मेन पावर मैनेजमेंट करने के लिए रहता है। Timekeeper is the person who manage the main power on the site. It's called main timekeeper. ओके, तो ये हो गया। फिर ये सेफ्टी, सेफ्टी ऑफिसर हो गया, सॉरी सेफ्टी मैनेजर हो गया। तो सेफ्टी मैनेजर में ना सेफ्टी मैनेजर में फिर देखो सेफ्टी इंजीनियर आता है। अगर एक इंजीनियर है तो उसके अंडर में फिर सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी स्टवार्ड आएगा। लेकिन अगर सेफ्टी मैनेजर है, प्रोजेक्ट बड़ा है, तो इसके अंडर में फिर सेफ्टी इंजीनियर आएगा, एस ई डाल दे रहा हूँ, फिर एस एस डाल रहा हूँ, सेफ्टी सुपरवाइजर, फिर एस एस डाल रहा हूँ, सेफ्टी स्टवार्ड। फिर उसके सेफ्टी स्टवार्ड के अंदर में भी सेफ्टी हेल्पर भी रहते हैं तीन चार, जो हमारे वेरिगेशन वगैरह सब संभालने के लिए सब साइड में आते हैं, ठीक है। तो ए ओबीएस का आपका खत्म हो गया। अभी ओबीएस से ही ओबीएस को प्राइमरी में इम्प्लीमेंट होगा, इसमें बनेगा हायरार्की। और ओबीएस से ही ओसी भी खत्म हो गया, इसी के बेस पे ओसी भी बनता है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जिसको बोलते हैं। मैं एक्सेल पे करके बताऊंगा बाद में, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बोलना हमको चाहिए तो, ठीक है। तो खत्म, नोट कर लिया आप सब? नोट कर लो, मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ अभी, ठीक है। सब नोट कर लेना आप, क्या नोट करके रखना। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर बता दिया, थोड़ा ऊपर ऊपर देख लिया, अरे ऐसा ही नहीं है, ठीक है। और मैं ये बात बोलूंगा कि आप सपोर्ट जरूर करना हमारे चैनल को, अपने ग्रुप में शेयर करो ताकि हमारे चैनल को ग्रोथ मिले। क्योंकि देखो ये वीडियो वही देखेगा जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, ठीक है, उसी के लाभ में आएगा, ये सभी लोग नहीं देखेगा। तो इसके लिए ये सब जो है ना, इतना हार्ड वर्क करने के बाद, इतना वैल्यू, आई मीन टू से दैट, इतना इम्पोर्टेंट चीजें बताने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट फिर भी जो है व्यू कम होती है, सपोर्ट कम मिलता है। इसका कारण यही है कि इसको देखने वाले लोग कम हैं, ठीक है। अभी अब डांस देखो, डांस, डांसिंग, म्यूजिक, कॉमेडी, मूवी, ये हर एक बंदा छोटा से बड़ा, पढ़ा लिखा हो नहीं पढ़ा लिखा हो, सभी लोग देख रहे हैं। तो इसको ग्रो ज्यादा, मतलब ज्यादा ग्रो कर रहा है, ग्रोथ ज्यादा मिलता है। तो भाई इस चैनल को तो जो देख रहा है वही इसका ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। आप इसको सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और शेयर भी करो, ठीक है। तो जैसे मैं जो आपको कमिटमेंट किया हूँ वो सारी चीजें मैं पूरा करूंगा, सब चीज उस पर काम करूंगा, आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। हमारे पास भी थोड़ा सा टाइम को लेके लिमिटेशन है, क्योंकि मैं जैसे मैं ये काम तो फ्री में कर रहा हूँ आप सबके लिए, तो इससे तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। हमारे जीवन यापन चलाने के लिए तो हमें जॉब करना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको पूरा करना होता है। इन बिटवीन मैं ये भी करता हूँ। और मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि मैं वीडियो एडिटिंग और ये सब चीज इसमें नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें टाइम नहीं है मेरे पास इतना करने के लिए, और मैं कर नहीं पाऊंगा। तो मैं डायरेक्ट इसमें ये करता हूँ, क्या बोलता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ। तो
कुछ इसमें कुछ इश्यू हो ना, अगर कुछ नॉइज़ वगैरह आ रहा है, कुछ एक्सप्रेशन वगैरह नहीं फिट हो रहा है, कुछ तो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है यार। बताना आप हमको कमेंट में, तो मैं कोशिश करूँगा अगर सुधर जाए तो। लेकिन एडिटिंग तो मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मैं जैसा रिकॉर्ड करूँगा, वैसा ही मैं अपलोड भी कर दूँगा। ठीक है? ये चीज़ को आप ध्यान रखना। हाँ, ये हो सकता है कि मैं आज रिकॉर्ड कर दिया तो मैं कल अपलोड कर दूँ, परसों अपलोड कर दूँ, क्योंकि कभी ऐसा भी होगा कि मैं रिकॉर्ड करके रख लूँगा और बाद में मैं अपलोड करते जाऊँगा। ठीक है? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिलेगा तो मैं इसमें अनलिस्ट में भी अपलोड कर लूँगा और बाद में फिर धीरे-धीरे पब्लिश कर दूँगा। ठीक है? क्योंकि बाद में ऐसा तो टाइम नहीं मिलेगा, वो रिकॉर्ड करने के लिए थोड़ा-सा पीसफुल माइंड चाहिए, पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, वैसा प्लेस चाहिए। ठीक है? तो इसके लिए। हाँ, ये जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ओबीएस है ना, तो ओबीएस से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हमारा वर्क बैकग्राउंड स्ट्रक्चर, जिसको डब्ल्यूबीएस बोलते हैं। ये जो है ना एकदम मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? डब्ल्यूबीएस आपको कैसे इसको ब्रेक डाउन करना है ना, ये आपको माइक्रो माइक्रो प्लानिंग आप जानते हो क्या? एक वर्ड बोला जाता है हमारे प्लानिंग में, माइक्रो प्लानिंग। माइक्रो प्लानिंग करना पड़ता है वर्क ब्रेकडाउन में, ठीक है? और इसके लिए आपको ना अच्छा से नॉलेज चाहिए। अगर आप मान लो ना कहीं जा रहे हो ना, क्या मतलब कि किसी प्रोजेक्ट में, तो आप किसी भी कोई भी आप लेवल में जाओ, जूनियर में जाओ, सीनियर में जाओ, जिसमें भी जाओ आप इंजीनियर, लेकिन सर मैं आपको एक बात बोलूँगा ना कि आप ना अपने सीनियर से इसकी साइड देखो, प्लानिंग में क्या है ना, प्लानिंग कोऑर्डिनेशन मतलब प्लानिंग में ना कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन, ये 2 इम्पोर्टेंट है प्लानिंग में। तो जो आपको साइड से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। साइड से क्या मतलब ऑफिस में ही पूरा टीम से आपका कोऑर्डिनेशन पूरा होना चाहिए। क्योंकि देखो सर, आप तो जस्ट डाटा बनाते हो, कंसेप्ट को फिट करते हो, लेकिन आपको इनपुट तो बाहर से ही मिलता है। बाहर से ही मिलेगा ना। अभी देखो आपके पास जो स्कोप है, अब उसके बेस पे आप शेड्यूलिंग कर दोगे, बेसलाइन कर लोगे। लेकिन जो एक्चुअल वर्क है, उसका प्रोग्रेस डिले हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप कहाँ से लाओगे? तो साइड कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो वर्क ब्रेकडाउन जब आप करोगे ना, तो आप कर लो, मोटा-मोटी आपको अनुभव है तो। और नहीं है तो आप पूछो, आप अपने से जो आपके सीनियर है ना, उसको पूछो। डब्ल्यूबीएस क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एवं सिंपल सा मैंने इसका पीपीटी बना के भी रखा है आपको। जैसे क्या होता है ना, टोटल स्कोप के बारे में हम लोग बात किया था ना कि भाई टोटल स्कोप क्या होता है, वो हमसे किया था कि भाई एक बिल्डिंग होती है, सपोज एक बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं। एक बिल्डिंग में सपोज मान लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा उस बिल्डिंग तक रीच करने के लिए। फिर वहाँ पे सब स्टेशन होगा, फिर वहाँ पे गार्ड हाउस भी होगा, फिर वहाँ पे कार पार्क भी होगा, फिर आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी हो सकता है, वो भी होगा। कहीं कहीं तो हमने एक प्रोजेक्ट किया तो वहाँ पे आपका हेलीपैड भी था, मतलब हेलीकॉप्टर जहाँ पे लैंड करता है वो भी था, तो भी हमारे स्कोप में जाता। तो उसको क्या करता है ना, डब्ल्यूबीएस जो होता है टोटल स्कोप को पार्ट पार्ट में तोड़ना। टोटल स्कोप को पार्ट पार्ट में हम तोड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। टोटल स्कोप को छोटी छोटी पार्ट में हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ते हैं? तो मान लो कोई काम है, हम उसको पहले तो मोटा मिटी आपको बताते हैं, ठीक है? रफली बताते हैं। मोटा मिटी मतलब रफली बता रहे हैं। यार बिहार से है ना, तो थोड़ा सा आ जाता है ऐसा, ठीक है? हाँ, आपका अपना आवाज़ जो है ना, बोलता है ना कि एक्सेंट जो होता है ना, आ जाता है। तो ये देखिए, एक मतलब कोई भी वर्क है ना, तो हम इसको एक आपको आइडिया से बता दे रहे हैं। जैसे मान लो कि हमने टोटल एक स्कोप था, उसमें हमने 3 पार्ट में तोड़ दिया। भाई सिविल का कितना वर्क है, ठीक है? एमईपी का कितना वर्क है, फिनिशिंग में क्या-क्या है? फिनिशिंग आप समझते हो क्या? फिनिशिंग का आज ना इंटीरियर फिट आउट भी आज आजकल बोल रहे हैं। आज बहुत बहुत इसका डिमांड चल रहा है। आप देखेंगे बाहर से भी, बहुत गल्फ से भी, यूरोप कंट्री से भी बहुत वैकेंसी आ रही हैं। सबसे ज़्यादा जो है ना इसमें फिनिशिंग, आप इंजीनियर हो ना, इंटीरियर फिट आउट, इसका बहुत सारा वैकेंसी है। फिनिशिंग में वही होता है जैसे आपको टाइल्स का, पेंटिंग का, टेक्सचर का, फॉल सीलिंग का, इंटरनल जैसे क्या-क्या वहाँ पे जैसे सोफे, रैक, ये सब कैसे-कैसे उसमें लगाना है, कैसे लग रही है। तो अगर इसका इंटीरियर का आप डिजाइनर हो या आप इंटीरियर इंजीनियर से फिनिशिंग वर्क किया है, तो आप बहुत स्कोप है इसका, ठीक है? चलो, तो अब देखो मैंने क्या किया, कलर स्कोप को सिविल में बाँट दिया, एमईपी में बाँट दिया और फिनिशिंग में बाँट दिया। इसको डिवाइड कर दिया। तो जब डिवाइड कर दिया तो एक सॉलिड
सॉलिड था, एक क्या बोलते हैं, एक सॉलिड रॉक था, ठीक है, वो 9 केजी का था, ठीक है, तो 9 केजी का था, तो हमने क्या किया, उसको 3 पार्ट में तोड़ दिया, हल्का हल्का हो गया ना, 3-3 केजी का हो गया। तो इसमें हमने क्या किया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमें डिवाइड करने के बाद फिर ये जो सिविल वर्क का टोटल जो वर्क है ना, इसमें फिर हम पार्ट हम इसको डिवाइड करते हैं। पार्ट पर डिवाइड करते हैं मतलब क्या, मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको आपको ऐसा ही मतलब अप्रोक्स ऐसा मतलब आइडिया से बता देता हूँ फटाफट। जैसे सिविल में आप देखो, सब स्ट्रक्चर हो जाता है, सुपर स्ट्रक्चर हो जाता है, पता है सुपर सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर क्या होता है, किसको किसको पता है तो बताइए, पता है नहीं पता है। सुपर स्ट्रक्चर में आपको बहुत जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। देखो, थोड़ा इसको ध्यान नहीं देना कि भाई ये आपका क्यों ये फुटिंग है, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, ये नहीं सोचना रे भाई आपका फुटिंग छोटा बड़ा क्यों हो गया, ऊपर नीचे क्यों हो गया, सर ये ऊपर नीचे नहीं है सर, पूरा पैरेलल है, ठीक है, आपको ऐसा माइंड में सोचना है कि छोड़ो सीधा सीधा ऐसे, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉलम हो गया, कॉलम पे क्या आ गया, बीम आ गया, बीम आ गया ना, बीम के ऊपर क्या हो गया, फिर यहाँ से जो बीम है इधर तरफ से बीम रहेगा ना, यहाँ पे क्या हो गया, वाल खड़ा हो गया, वाल खड़ा होके क्या हुआ, स्लैब हो गया, स्लैब हो गया ना, हो गया स्लैब पे, ठीक है, ये डोर हो गया, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ आपको, जल्दी जल्दी में टाइम नहीं है, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, सर ये डोर डोर हो गया, ठीक है। अभी देखो सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, जो बीम का जो नीचे वाला जो है ना, जो प्लिंथ बीम से जो नीचे वाला जो फुटिंग जो है ना, प्लिंथ बीम से जो नीचे वाला जो पार्ट है, जो बीम है ना, जो बीम के नीचे वाला जो पार्ट है, इट्स कॉल्ड सब स्ट्रक्चर, याद रखो सब स्ट्रक्चर। इसके ऊपर वाला जो भी है ना, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर याद रखो, सीधी सी फंडा रखो, बीम का जो नीचे वाला जो पार्ट है, ये बोलते हैं हम आपको सब स्ट्रक्चर, इसके ऊपर वाला जो है सुपर स्ट्रक्चर। इसमें सभी चीजें मैं आपको बता दूंगा, फुटिंग क्या होता है, नेक कॉलम क्या होती है, सारी चीजें मैं आपको इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा, उसमें भी आपको बताऊंगा जब एजुकेशन पार्ट में चलेगा, ठीक है, बट पहले हमारा जो फोकस है उसको हम करते हैं, नहीं में रह जाएंगे, फिर आप लोग बोलेगा अरे 2-2 घंटा का 3-3 घंटा का वीडियो बना रहे हो सर आप, ठीक है, तो ठीक है सर चलो निकलते हैं हम लोग यहाँ से। ये हो गया आपका डब्ल्यूबीएस का, तो मैं डब्ल्यूबीएस में करके दिखाऊंगा आपको प्रोमेरा पर, मैं देखता हूँ कि प्रोमेरा हो ही नहीं पाएगा, पता नहीं, बहुत लंबा टाइम हो गया, मैं खींच दिया बहुत, ठीक है, तो चलो, शेड्यूलिंग है, शेड्यूल क्या है, मैं उसको शॉर्ट शॉर्ट मारूंगा अभी। एक्टिविटी प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग का हमने अपने बारे में बात किया था, टास्क डिपेंडेंट एंड माइलस्टोन, ये सारी चीज पर हमें आपको बताएंगे, ठीक है। असाइन ड्यूरेशन, रियलिस्टिक टाइम एस्टिमेट फॉर ईच एक्टिविटी, अब जो अब क्या है, टाइम कहाँ से आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि टाइम कहाँ से मिलेगा, हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई यहाँ पे हमको सपोज 10 फुटिंग करना है, उसका डेप्थ इतना है और उसका लेंथ इतना है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है, क्या मेरे साथ सारी चीजें आपको बताएंगे, तो बताएंगे, अभी आपको जस्ट हम बोल रहे हैं। तो इसमें क्या आता है, ड्यूरेशन असाइन करना होता है, ठीक है, लॉजिकल रिलेशनशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसके बारे में कल बताया भी था, फिर बताऊंगा आपको, ठीक है। एफएस मतलब क्या है, फिनिश टू स्टार्ट, एसएस क्या है, स्टार्ट टू स्टार्ट, एफएफ क्या है, फिनिश टू फिनिश, एसएफ क्या है, स्टार्ट टू फिनिश, ठीक है, तो मोस्टली हम लोग एफएस यूज करते हैं ज्यादा प्रोजेक्ट में, फिनिश टू स्टार्ट, क्योंकि कोई एक्टिविटी पहले खत्म होगी उसके बाद दूसरा स्टार्ट होगी, ठीक है। और ये देखो कंस्ट्रक्शन है, क्या आपका कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस है, बिल्डिंग है, रियलिस्टिक एग्जीक्यूटेबल शेड्यूल, इसके बारे में बताएंगे आपको, फटाफट फटाफट भागते हैं। क्रिटिकल पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्रिटिकल पाथ मतलब आपको जानना ही जानना है, प्लानिंग इंजीनियर हो, आपको क्रिटिकल पाथ नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्रिटिकल पाथ को हम लोग सीपीएम से डिनोट करते हैं, याद रखना सीपीएम, ओके, क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्रिटिकल पाथ मेथड बहुत जरूरी है आपको उसको समझना, और ऐसा हम लोग बोलते हैं कि जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होता है ना, दैट्स कॉल्ड सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड, ओके।
तो देखिए यहाँ पे लिखा है लॉन्गेस्ट पाथ इन शेड्यूल, आइडेंटिफाई दी सीक्वेंस दैट ड्राइव्स प्रोजेक्ट कंप्लीशन। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ, मोटा मोटी बताता हूँ। ठीक है, क्रिटिकल पाथ क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो सीधी सी बात है, अगर किसी भी एक्टिविटी में उसको फ्लोट नहीं मिलेगा, ठीक है, फ्री फ्लोट टोटल फ्लोट भी होता है। ठीक है, फ्री फ्लोट क्या, टोटल फ्लोट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो किसी भी एक्टिविटी में आपको उसको फ्लोट नहीं मिलेगा तो टोटल डिपेंड हो जाएगा। तो वो क्या होगा कि एक एक्टिविटी अगर डिले होगा तो दूसरा भी डिले हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये एक बात बोलता हूँ, मैं आपको बोला था फर्स्ट वीडियो में बताया था। एक्टिविटी है ए, सॉरी मैं जल्दी जल्दी में थोड़ा सा, ये एक्टिविटी है। ठीक है, ये सपोज कोई डेट मान लो 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। सपोज दिस इज द एक्टिविटी ए एंड दिस वर्क इज बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम दिस डेट, फ्रॉम वन, वन से स्टार्ट हो रहा है और ये जाके इट हैज टू बी कंप्लीटेड ऑन फिफ्थ को जाकर कंप्लीट होना है। ठीक है, ये एक्टिविटी यहाँ कंप्लीट होना है। और फिर क्या होगा, सेकंड बी एक्टिविटी है। तो बी एक्टिविटी जो है यहाँ से स्टार्ट होना है और ये जाके 8 को या 8 तारीख को खत्म होना है। तो अगर मान लो कि अगर एक्टिविटी ए स्टार्ट लेट हो गई, एक से स्टार्ट होना था, 2 तारीख से स्टार्ट हुआ, अगर मान के चलो कि सपोज ए फर्स्ट से स्टार्ट होना था बट ए सेकंड से स्टार्ट हुआ, डेफिनेटली जब सेकंड से स्टार्ट हुआ इसका ड्यूरेशन हम 5 डेज, 5 डेज लिया था। ठीक है, 1 से 5 कितना, 5 दिन हो जाएगा ना, 5 डेज लिया था, तो 5 डेज अब यहाँ लेट ही स्टार्ट हुआ है, कोई गाड़ी ट्रेन अगर लेट ही चली है तो भाई कवर करेगी तो करेगी, तो डेफिनेटली लेट ही होगी, तो वही है, तो ये तो लेट हो जाएगा। तो लेट हो जाएगा तो ये 5 को जो खत्म होना था 6 को खत्म होगा। क्या बोल रहे हो आप, 6 से खत्म होगा, जब 6 को खत्म होगा तभी तो ये स्टार्ट होगा। क्या बोल रहे हो, देखो मैं आपको जस्ट बेसिक चीजें इसमें बोल रहा हूँ, डेप्थ में जाएंगे तो हम हमारा वीडियो मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अभी मान लो कि एक्सकवेशन हुआ, जब तक एक्सकवेशन करके उसका रैंपिंग वगैरह नहीं होगा, एक्सकवेशन करके उसका ड्रेसिंग वगैरह नहीं होगा, कंपैक्शन नहीं होगा, तब तक पीसीसी कैसे होगा। प्रोसेस तो आपको पता है ना, कि अगर नहीं पता है तो मैं आपसे बता रहा हूँ तो बताऊंगा भी, लेकिन टाइम जाएगा। जैसे मान लो पहले अब हम उसको एक्सकवेशन करेंगे, फिर उसको हम लोग उसको ड्रेसिंग फॉर्मेशन वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर उसमें आपका आपका एंटी टर्माइट डालेंगे, एंटी टर्माइट होने के बाद फिर हम उसमें पीसीसी करेंगे, पीसीसी करने के बाद फिर उसमें वाटर प्रूफिंग करेंगे, वाटर प्रूफिंग करने के बाद फिर हमारा स्टील बिछेगा हमारे आरसीसी के लिए। तो पहले हम उसका फॉर्मेशन वगैरह एंटी टर्माइट वगैरह नहीं करेंगे तो कैसे डालेंगे पीसीसी। तो अगर पहले हमारा एक्सकवेशन में ही लेट हो जाएगा तो पीसीसी में लेट होगा। तो अगर ऐसा लेट होगा तो यहाँ पे ये जो है ना, इसको बोलता है क्रिटिकल पाथ। यहाँ पे क्या है ना, फ्लोट नहीं है। ठीक है, एक एक फ्लोट होता है, एक लीड लैग भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पूछ के रखना और मैं बोलता हूँ तो बताना लीड क्या होता है, लैग क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको फटाफट अरेंज कर देता हूँ और आगे चलते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है हमारे ख्याल से। मैं तो आपको प्रेमा बिरा बताने वाला था, बताया नहीं, प्लानिंग में ही रह गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, बस यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, जैसे मैं बोला आपको पहले बोल दिया हूँ कि डिफाइन हम उसको करने के पहले उसका रोल डिफाइन करेंगे, जब ओबीएस करेंगे तो। ठीक है, उसको इसका आपका रिसोर्स का असाइनमेंट करते हैं हम लोग, फिर इसका मेन पावर का असाइनमेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम बंद करते हैं। ठीक है।